एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनी एंड क्रेडिट, जो कि इकोनॉमिक का चैप्टर 3 है। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए जानना भी काफी जरूरी है और मजेदार भी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें जो मैं हमेशा बताता हूँ। मनी एंड क्रेडिट का पहले मीनिंग तो समझना ही है, प्लस इसमें टॉपिक्स जो है आपके वो जनरली 5 से 6 टॉपिक हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, फिर आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, फिर है बैंक्स इन क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, उसके बाद आपका है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें वन बाय वन चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मनी और क्रेडिट के जानने से पहले इंपॉर्टेंट ये जानना हमें जरूरी है कि आखिर मनी का नीड पड़ा क्यों, और इससे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से रिलेट करके बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग समझिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, पहले क्या होता था, बहुत पहले इनिशियली पहले कोई चीजें नहीं होती थी, पहले बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आपको अगर लेट से चावल की जरूरत है और आपके पास गेहूं है तो आप किसी को गेहूं देते हैं और उसके बदले उससे आप चावल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक अगर आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए तब तो आप एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कुछ इसी तरीके के सिस्टम पे काम करता है। जैसे मान लीजिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में होता है कि अगर आपको चावल चाहिए तो आप उसको किसी पर्सन को गेहूं देकर उससे चावल ले रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन इसमें दोनों चीज जिसको बोलते हैं ना कि इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दोनों क्या है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो रिक्वायरमेंट दोनों का क्या है कि अगर, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, मान लीजिए मेरे को तो चावल चाहिए, ठीक है, तो उसको भी तो गेहूं की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, तभी तो मैं गेहूं उसको दे पाऊंगा। अगर उसको गेहूं की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर तो गेहूं एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आप समझ पा रहे इस बात को? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग क्या है कि जब आप अगर कोई चीज दे रहे हो किसी चीज को, तो उसको भी उस चीज की जरूरत होनी चाहिए, तभी वो चीजें पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यही कहता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मनी कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों जरूरत पड़ी। तो जरूरत पड़ने का आपको इसी डेफिनेशन से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शू मेकर है, वो जूते बनाता है, ये चीजें करता है, उसको लेट से चावल चाहिए, ठीक है, या गेहूं कुछ भी चाहिए। तो वो गया और किसी को बोला कि मुझे चावल चाहिए, जिसके पास चावल है, और उसके बदले वो बोला कि मैं आपको शू दूंगा, मतलब जूते आपको उसके बदले में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उसने बोला कि मुझे जूते नहीं चाहिए, उसको डायरेक्टली उसने मना कर दिया कि आई डोंट रिक्वायर दैट वेरी शू, मुझे वो जूता नहीं चाहिए। तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। तो यहाँ पे फिर मनी का रिक्वायरमेंट आया, क्योंकि क्या है कि अगर अब मान लीजिए अगर उसको जूते जो उसको नहीं चाहिए, इसको तो चावल चाहिए, बिकॉज जीने के लिए उसको खाना जरूरी है, जूते तो वो खाएगा नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसको अब क्या चाहिए, चावल। तो अब वो क्या ऐसा करे, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिसको जूते की जरूरत हो तभी, और उसके पास चावल भी होना चाहिए। तो कहाँ ढूंढेगा? पहले तो आईटी सेक्टर और ओएलएक्स और सारी चीजें कुछ थी नहीं। खैर, इसीलिए मनी वहां से इंट्रोड्यूस हुआ, और इसलिए बोलते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, जो आपको यहाँ से चीजें आके निकल के आता है। यहाँ का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुआ, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो इसीलिए ये चीज की जरूरत यहाँ पे पड़ी, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। खैर, अब बात आते हैं कि मनी जब आया तो सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कॉइन्स आने शुरू हो गए। तो कॉइन्स पे पहले क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मेटल्स, जो किंग होते थे, राजा होते थे, तो अपने अकॉर्डिंग वो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बनाना ऐसे शुरू कर दिया, कोई मेटल, कोई पत्थर, कोई अलग अलग डिजाइन के अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने शुरू कर दिया, और बोले कि भैया आपको जो चीज चाहिए तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो चीज आप दीजिए, उसके बदले आपको कोई चीज मिल जाएगा। इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब किसी को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर उसको चाहिए चावल या गेहूं या जूते कुछ भी, तो जाके देगा वो सिक्के और उसके बदले वो ले लेगा। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ से काम शुरू हो गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स खत्म। अब इसमें आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो धीरे धीरे पैसे का जो फॉर्म है वो चेंज होता गया। पहले पत्थर और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के डिजाइन बने हुए होते थे, फिर धीरे धीरे
क्वाइंस, जो कि अभी मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न फॉर्म्स में सबसे पहले आपको क्या क्वाइन इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ, धीरे धीरे क्वाइंस बनने शुरू हो गए, ठीक है ना। क्वाइंस के बाद अब क्या आने लगा, फिर करेंसी आने लगा। करेंसी क्या होता है, दैट इज द पेपर, जो कि 20 का नोट, 100 का, 1000 का नोट जो आने लगा, तो वो करेंसी। फिर अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि करेंसी को क्यों जरूरत पड़ी, क्वाइन था तो क्या मतलब खराब था, मतलब करेंसी की क्यों जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है, पहले क्वाइंस जब हैं, अगर मान लो आपको 20 लाख रुपए कैरी करने हैं लेट से, या 1 लाख भी समझ लो, सोचो कितने सारे क्वाइंस कवर करोगे आप और कितने सारे क्वाइंस कैरी करोगे। आपके पॉकेट सॉरी और या फिर आपका बैग जो है फुल ऑफ क्वाइंस हो जाएगा, जिसको आप आराम से जो बोलते हैं ना बजाते बजाते लेके चले जा सकते हैं आप, और आवाज इतना अच्छा है, मतलब उसको कैरी करना इज लाइक वेरी टफ वर्क होगा वो काफी, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक और रीजन, क्वाइंस चूंकि मेटल्स के हेल्प से बनते हैं, तो मेटल्स भी क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में, अनलिमिटेड है नहीं, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया करेंसी, जो कि करेंसी किस चीज से बना होता है, तो जनरली पेपर से। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार इस पेपर की वैल्यू जितनी होती है और नॉर्मल पेपर की वैल्यू कम होती है, तो सिंपल से एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है और गवर्नमेंट ने इसको वैल्यू दी है कि इसी टाइप के पेपर की चीजें वैल्यू होगी और वैलिड होगी, ठीक है ना, इसलिए। और दूसरा फिर करेंसी की जरूरत है, अब आपको लाख रुपए 20 लाख रुपए कैरी करने हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको फॉर्म को लेके जा सकते हैं यहाँ से वहां, कोई इशू नहीं है। दूसरा पेपर चूंकि क्या है, हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो पेपर को रिसाइकल करके भी हम नोट्स अलग अलग बना सकते हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये 2 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसके बहुत सारे रीजन हैं। अब आपको अगर 20 रुपए लेके जाने हैं तो आप 20 सिक्के 1 का लेके जा सकते हैं, अगर 2 सेकेंड जो कॉइन का जो 2 रुपए का सिक्का है उसमें आप 10 लेके जाएंगे, लेकिन 20 रुपए का नोट लेके जाना अगर एक है तो आप आराम से लेके जा सकते हैं और आपको कोई हेडेक भी नहीं है, क्लियर। इस तरीके से फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हुआ। मनी का पहले जो है इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ प्रॉब्लम से, फिर वहां से ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ चेंज होते चले गए, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के मॉडर्न फॉर्म मनी मिल जाएंगे, जो कि हम इसको करेंसी भी कहते हैं। तो बात देते हैं जब करेंसी आई तो उसके बाद बैंक्स की भी जरूरत पड़ने लगी, और क्रेडिट की क्या है वो भी जरूरत पड़ने लगी। और क्या है समझिएगा फटाफट, ठीक है। बैंक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले लोग क्या है ना, जमींदार लोग जो थे वो लोग दूसरे किसी को कर्ज अगर देते थे तो उसके बदले भारी, उसके बदले इंटरेस्ट भी लेते थे, और पता नहीं बहुत गलत तरीके से हिसाब किताब करके उनको काफी सताते थे। उसका कोई रोल ही नहीं होता था, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे नहीं, तो ऐसे ही बस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर गुलामी कर रहे होते थे, उनके बेटे उनके पोते। तो बैंक का फायदा क्या हुआ, पहले बैंक इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि बैंक उसके बाद आपके रुपए को ना सिर्फ सेफ रखता था, बल्कि बैंक भी लोगों को धीरे धीरे लोन प्रोवाइड करना शुरू किया, लेकिन बहुत लिटिल बिट, याद रखिएगा। अब आपको जो यहाँ पे पार्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो देखो जिस तरह से आप लेटर लिखते हैं उसी तरह से याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, ज्यादातर आप रिलेटिव को लिखते हो, नेबरहुड ऐसा कुछ, और फॉर्मल जो होता है वो ऑफिशियल होता है, इसी से याद रखने का टेक्निक है बस। तो फॉर्मल जितने सारे लोग, फॉर्मल का मीनिंग होता है जैसे आपने कोई लोन जो बैंक से लिया, कोई कोऑपरेटिव से लिया है, कोई सोसाइटी जो है ग्रुप से लिया, वहां से वो आपका फॉर्मल। इनफॉर्मल कोई अपने रिलेटिव से लिया, तो जिसमें आप जमींदार भी ले सकते हो और बड़े बड़े कर्जदार को भी ले सकते हो, वो इनफॉर्मल हुआ, ठीक है। अब पहले लोग क्या है इनफॉर्मल, जितने सारे आप देखोगे तो ज्यादातर जो गरीब लोग हैं अभी भी खासकर वो ज्यादातर इनफॉर्मल लेना प्रेफर करते हैं। हालांकि अब समय काफी बदल गया, लेकिन अभी भी परसेंटाइल है जो इनफॉर्मल सेक्टर को बिलीव करता है, इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी। फॉर्मल सेक्टर में लोग धीरे धीरे इसलिए बिलीव नहीं करते थे क्योंकि उसके पीछे कारण था। बैंक अगर आपको लोन देती है तो उसके बदले आपसे मांगती है कोलैटरल, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है कि क्रेडिट मतलब है कि आपको सामान दे दिया गया बिना किसी पैसे के, लेकिन उसके बदले वो लोग कुछ, जैसे आपने अभी क्या है फाइनेंस जिसको आप बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं, तो क्या होता है आपने थोड़े बहुत पैसे दिए, या बहुत जगह 0% फाइनेंस भी होता है, तो आपने पैसे नहीं दिए, सामान तो आपके पास आ गया, अब उसके बदले आपने पार्ट बाय पार्ट उनको देना थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ शुरू कर दिया। तो वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बैंक का था, क्योंकि बैंक तो किसी को पर्टिकुलर जानते नहीं थे ना। यहाँ पे तो अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो वो आपको दे देंगे, उनको कोई टेंशन थोड़ी ना, क्योंकि वो आपको जानते हैं। उसके बदले आपसे तो वो आधार कार्ड मांगेंगे नहीं,
पैन कार्ड मांगेंगे नहीं, या फिर और कुछ तो मांगते नहीं थे। तो यहाँ पे उनको मिल जाता था इजीली, ज्यादा टेंशन नहीं था। और उस समय लोग पढ़े लिखे चुके नहीं थे, और बैंक क्या मांगते थे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कोलैटरल। आपसे ही पूछा जाएगा कोलैटरल क्या है, तो कोलैटरल क्या है, कोलैटरल इज एन एसेट व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ, आप बैंक आपसे या तो जमीन की, आपके पास जमीन तो उसकी कागजात मांगेगी, इसके बदले आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। तो ये सब के सब क्या है, कोलैटरल के अंदर आते हैं। कोलैटरल मीनिंग क्या होता है कि बैंक अगर आपको लाख रुपए दे रही है भैया, तो बैंक तो ये चाहेगी ना कि अगर आप नहीं दे पाए तो उस पैसे को कैसे वसूल किया जाए, उसके बदले कुछ तो उसके पास होने चाहिए। रिलेटिव्स को तो जानते हैं कि ये है मेरे पास, ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो दे देंगे, तो फिर वो कैसे न कैसे वसूल लेंगे, क्योंकि जानते हैं। बैंक वाले तो आपको नहीं जानते, तो उनके बदले उनको चाहिए था प्रूफ। उस प्रूफ के बदले आप उनको ज्वेलरीज दीजिए, गहने दीजिए, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपनी जमीन के कागजात, कुछ भी, जिससे कि वो उस जो लोन दे रहे उसके बदले कर ले। तो इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और क्रेडिट का मीनिंग भी आपको पता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे फॉर्मल पे लोग ज्यादा बिलीव करने लगे। जब बैंक वाले ने, चूंकि बैंक वाले शुरू में जब आए थे तो लोग ज्यादा लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको भी तो पैसे ही कमाने थे, प्रॉफिट तो कमाने ही थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिर बैंक का जो है डाउन हो रहा है, लोग फिर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बैंक वाले ने अपने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट घटाना शुरू किया, और धीरे धीरे कोलैटरल को, सिस्टम को थोड़ा सा कम और थोड़ा सा उसको इजी करना शुरू किया ताकि लोग इसके तरफ आए। और फिर उसके बाद लोग धीरे धीरे आए और इनफॉर्मल सेक्टर का धीरे धीरे डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। मतलब लोग अब ज्यादातर रिलेटिव से पैसे लेने नहीं चाहते थे, क्योंकि रिलेटिव्स लोग बहुत अलग तरीके से परेशान भी करते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट और कोलैटरल बैंक को चाहिए था, बैंक ने कुछ रिलीफ दिया और लोग वहां से लेना शुरू कर दिया। आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का मेजर डिफरेंस है, क्लियर। अब बात ये आता है कि कोलैटरल भी आप समझिए, इट इज एन एसेट व्हिच इज गिवन बाय द पर्सन हु वांट्स टू टेक क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। उसके बदले उसको ये चीजें देनी पड़ती थी, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता था, ज्वेलरीज, बिल्डिंग्स, जमीन के कागजात, एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव व्हिच कैन बी एज जस्ट एज अ प्राइस ऑफ व्हाट द बैंक्स प्रोवाइड टू यू, ठीक है ना, ये चीजें होनी चाहिए। अब आते हैं इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, अब बात ये है कि बैंक तो ठीक है, लेकिन उस समय बैंक उन्हीं को देती थी। भैया बैंक क्या उसके बदले दे रही है, तो बैंक तो उन्हीं को देगी जो अमीर है, क्योंकि वो चाहेगी ना कि मेरा पैसा जो मैं इनको दे रहा हूँ वो रिकवर हो जाए। और वो जब देख रही है कि रिकवर नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक ऐसा आदमी जो लाइक मैट्रेसेस बनाता है, गद्दे बनाता है, बुनता है, तो उसको बैंक कैसे लोन देगी, उस समय नहीं देती। अब तो खैर इजी अवेलेबल है, उस समय नहीं दे पाती थी। तो उसके लिए भैया एक ही ऑप्शन था, इनफॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल भी वो लेना नहीं चाहता क्योंकि उसके कर्ज से वो परेशान हो चुका था। तब जरूरत पड़ी क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, SHG। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के, जिस तरह से आज हम लोग कमिटी खेलते हैं बहुत सारे लोग, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उस समय बनाना शुरू हुआ। जनरली ये वुमेन्स के लिए बनाना शुरू हुआ। वुमेन्स ने क्या किया, सोचा कि हम लोग इनसे भी नहीं लेंगे, इनसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में से हम लोग, मतलब तकलीफ ही है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे हमें तकलीफ ही तकलीफ है। तो उन्होंने क्या किया कि 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने पैसे थोड़े बहुत जो था वो जमा किए। उस 20 आदमी में से जिस किसी को जरूरत है तो सभी लोग इसमें मिलकर उसको दे देते थे। जैसे मान लीजिए उस 20 आदमी में से कोई एक आदमी है जो जूते की दुकान खोलना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, जूते वो बनाकर बेचना चाहता है, तो सभी लोगों ने तो पैसे दिए उनको, थोड़े थोड़े उसमें किया, जो उसकी प्रॉफिट हुई उस प्रॉफिट के बदले थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर ग्रुप में दिया गया। इसी तरीके से लोगों का काम करना शुरू हुआ और एक बहुत परफेक्ट मेथड निकला, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन सवाल तो ये भी था कि उन सभी लोगों में से क्या सभी के पास पैसे थे, ये सभी के पास पैसे नहीं थे। तो फिर भी इन दोनों से तो काफी मतलब था सहूलियत, बिकॉज यहाँ कोई प्रेशर नहीं थे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता था और इजिली चीजें हो भी जाती थी। तो ओवरऑल SHG वाज द बेस्ट। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और अब बैंक अब लगभग सभी को लोन प्रोवाइड करा देती है इजिली, तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो आई होप ये जो मनी एंड क्रेडिट का प्रोसेस है, ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा बेशक से पूछ लीजिएगा, बट इसको जरूर समझिएगा। इसमें एक और चेकबुक का जो है रोल दिया गया है। तो चेकबुक जनरली होता है क्या, इट इज लाइक भी एक कैश का फॉर्म है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है विद द नेम कि आप बैंक से निकालना चाहते हैं पैसे, तो विद द सिग्नेचर एंड ऑल आप आराम से निकाल सकते हैं। और अभी मुझे लगता है राइट नाउ इस समय
चेकबुक लगभग सारे बच्चे जानते हैं। एक समय था जब चेकबुक लाइक एक हवा था, जिसमें लोगों को पता भी नहीं था कि यार चेकबुक क्या होता है। आई थिंक एवरीवन नोज राइट नाउ, बट अगर फिर भी आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि इट इज लाइक अ कैश, सिग्नेचर करके आप विथड्रॉल कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। इट इज जस्ट ए टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि कैश, जिससे आप हेल्प करके कर सकते हैं। एटीएम एंड ऑल तो आप जानते ही हैं। खैर, आई थिंक ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।